हिमाचल की कांग्रेस सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल इस रूप में इस 1 साल को मनाया जा रहा है धर्मशाला में। हिमाचल में कैसा रहा ये एक पूरा साल और किस तरह की चुनौतियां भी रही सरकार के पास, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपने जो 1 साल का कार्यकाल है वो 11 दिसंबर को पूरा करना है। आपके पास भी महत्वपूर्ण विभाग हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की बात करें, सैनिक कल्याण की बात करें, हम किस तरह से देखें आपके कार्यकाल को? आपने जो सोचा था, एक विजन लेकर चले थे, उसमें पूरा करने में कितना सक्षम हो पाए? आपने ठीक कहा कि 11 दिसंबर को हमारा 1 साल पूरा हो रहा है और सरकार, मैं तो नहीं कहूँगा कि जश्न, लेकिन ये है भी, हाँ, अपने काम किए गए का जो अकाउंट है जनता के सामने देना चाहिए। उसे लोग अगर जश्न के रूप में लें, चाहे उसे उत्सव के रूप में लें, चाहे उसे आगे काम करने के लिए संकल्प के रूप में लें, मैं सब उनका, जनता का, सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने त्रासदी जैसे समय में भी एक दूसरे के साथ निभाया। त्रासदी के वक्त भी अपने मनोबल को ऊंचा रखा कि इसके बावजूद कि हम 500 से ज़्यादा लोग हमारे से बिछड़ गए और बहुत से लोगों की मौत की, जान की भी हानि हुई, उसके बावजूद लोगों ने अपने मनोबल को बनाए रखा। तो इसलिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने, मैंने, क्योंकि मैं खुद ही लिख रहा था जो आपका मैनिफेस्टो था, तो हमारी जो कुछ थी उसमें यह है कि भी हमने ओपीएस को बहाल करना था और ओपीएस से 1,36,000 कर्मचारियों को बहाल को हमने की और उसका अच्छा परिणाम भी मैं देखता हूँ, लोगों में उसका अच्छा प्रभाव हुआ है। उसके साथ हमने जैसे 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है, जैसे लोग अपनी ई टैक्सी ले सकते हैं उसकी योजना के नीचे। इसकी वजह से उनको जो 50% इसमें सब्सिडी है, ऐसे ही सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग। सबसे बड़ी बात है कि जो हम अगले आगामी सत्र में अपनी शिक्षा को पहली कक्षा में इंग्लिश टीचिंग करना शुरू कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अदरवाइज जो मुख्यमंत्री जो सुख आश्रय हमारा योजना है, उसके लिए मैं स्वयं उस स्थान को देख आया। मुझे याद आया कि जब वेस्ट बंगाल में, जहाँ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी बनाई थी ये शांति निकेतन, वहाँ पे चलकर लुथान गांव में मुझे उसकी याद आई, क्योंकि सचमुच में वो उसी प्रकार का शांत वातावरण, बहुत विस्तृत इलाका दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जहाँ मैं पहला स्थान चिन्हित करके देखने को कहा था। तो मैं काफ़ी देर तक उसका सर्वे भी किया और वो अब एक इधर बीच में ब्यास है, एक तरफ को नदौन है और उस तरफ सामने की तरफ को माँ ज्वाला जी क्षेत्र है। मेरे साथ संजय रतन जी थे और बहुत से दूसरे सभी विभागों के अधिकारी। तो इस प्रकार से सुखाश्रय जो योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले ही दिन अपना पद ग्रहण करने से पहले सबसे पहले वो टूटीखंडी आश्रम में गए और अंदाज़ा लगाया उन्होंने कि इन बच्चों को ना इनका कोई माँ है ना बाप है, दे डोंट फील एज इफ दे आर गोइंग टू बी इन द मेन स्ट्रीम। पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको 4,000 रुपये जेब खर्च भी मिलेगा, गर्मी सर्दी की वर्दी भी मिलेगी, 1 साल में उनको बाहर भी ले जाया करेंगे, आम बच्चों की तरह उनकी महसूस होगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये ऐसे जो 4,000 बच्चे चिन्हित हुए हैं, ये पूरे राष्ट्र में मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश पहला होगा जिसने ऐसा अच्छा उदाहरण दिया है। और ये बड़े ही मैं उससे कह सकता हूँ कि एक प्रकार से उनको, उनके मन में भी उनका मनोबल भी बढ़ा है और इसका अच्छा असर हुआ है। बेटियों के लिए जैसे पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार, ये भी हमारी एक उपलब्धि है। इसी प्रकार से जैसे 1.5 लाख तक या 1,30,000 तक ही मिलते थे, बड़ी मुश्किल से घर बनाए, कच्चे घर को इससे भी कम मिलते थे, वो हमने इन दिनों में कैबिनेट में फैसला लिया और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको 7 लाख किया जाए। इसी के लिए बल्कि हमने दूसरे दिन प्रोग्राम भी बनाया था। तो ये चीज़ भी, इस जो प्रोग्राम 11 तारीख को होने जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से बताई जाएगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है और मुझे पूर्ण आशा है कि जो हम सोच रहे हैं कि बेरोज़गारी कैसे दूर हो, बेरोज़गारी कैसे दूर हम अपना यहाँ के जो प्रकृति ने दिया है हमारे पास पानी के, इससे कुछ ऊर्जा से कमाएं, साथ में जो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन है उसमें हम कुछ अच्छी उपलब्धियाँ करें और अच्छे प्रोग्राम बनाएं ताकि हमारी बेरोज़गारी दूर हो सके। हम अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके अपना रेवेन्यू बढ़ाकर
एक प्रकार से अपने को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। ऐसा भी ना हो कि जैसे हमारे तास्ती के वक्त हमारे को सचमुच उस केंद्र ने कोई खास सहायता नहीं दी, तो हमने अपने ही आप जो अपने ही उससे अपने मतलब जितना भी हमारे पास जो धन था या जितने भी हमारे पास संसाधन थे उनको इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं और लोगों को का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप एक आध साल और रुकें तो आप देखेंगे कि हमारी चीज़ें पटरी पे आएगी। मैं खुद मेडिकल कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन हूँ। हम अच्छी मशीनरी ले रहे हैं, हमारे पास पेट स्कैन की लिए मशीनें अच्छी होगी, हमारे पास जितने भी आज के उपकरण हैं जो चाहे वो स्कैन के हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की और बीमारी को देखने के हमारे उपकरण हों, ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे और इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। आप देखेंगे हमारे स्वास्थ्य विभाग में लगभग 200 डॉक्टर अगले 2 या 3 महीनों में भर्ती किए जाएंगे। कोई 700 नर्सिस को लेने का, नर्सिंग ऑफिसर को लेने का हमारा प्रावधान है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये पटरी पे आएगा। जो आजकल कमी महसूस हो रही है हमारे, क्योंकि बड़े अच्छे से संस्थान बन रहे हैं, चाहे वो चमियाना का है, चाहे हमारा नया जो ब्लॉक है यहाँ IGMC का है, चाहे सोलन में जो हम देखो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं जिस पे सबसे ऊपर हमारी चौपर को उतरने की सुविधा भी है। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि सब के सब जितने जोनल हॉस्पिटल हों, चाहे वो जो बड़े लेवल के हॉस्पिटल हों, सिविल हॉस्पिटल के हों, उन सब में इस प्रकार की सुविधा मिले। और हमारे जो उपकरण हैं, चाहे वो घर के और गांव के नज़दीक जाएं, इसीलिए 69 जो हमारे बन रहे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, वो उनमें यही आप देखेंगे कि सब प्रकार के विशेषज्ञ होंगे। वहाँ पैरामेडिक्स होंगे, हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, हमारे जितने भी वहाँ पे अच्छे उपकरण होने चाहिए, आज की मशीनरी होनी चाहिए, टेस्ट लैब्स होने चाहिए, वो सब उनके उपलब्ध होंगे। और उन लोगों को इतने दूर नहीं आना पड़ेगा जैसे शिमला, टांडा या किसी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को। हम उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में सारे के सारे जितने विशेषज्ञ पूरा करना चाहते हैं। सर इसके अलावा क्योंकि जो 10 गारंटियां थी उसमें एक गारंटी महिलाओं को 1500 देने की थी। बीजेपी बार बार कह रही है कि महिलाओं को 1500 कब मिलेंगे। आप क्योंकि खुद चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं तब, और इसके साथ साथ अभी जो 1500 देने के लिए सब कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई उसके भी चेयरमैन हैं, तो कब तक हम उम्मीद करें कि वो महिलाओं को 1500 मिल जाएंगे? मैं जानता हूँ कि ये प्रश्न हमारा विशेषकर जो ऑपोजिशन लीडर्स दे आर रेजिंग दिस इशू। मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस कोई गारंटी देती है या जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, चाहे आप कभी पहले का इतिहास उठाकर देखें। तो ये सिर्फ सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहते हैं कि भाई कब जैसे लोगों को 1500 हम एक ज़िले को दे भी देंगे तो आपके 11 ज़िला बिना उसके रहेंगे। इसलिए हम इस प्रकार से इसको बांट रहे हैं कि हम अपने रिसोर्स को स्टडी करें, हम अपने स्वास्थ्य संस्थानों को ठीक करें, और ये जो 1500 देने की है जो भी इनको लागू है, जो भी बोली की बात है वो अवश्य पूरी होगी। और शीघ्र ही आप देखेंगे कि ये गारंटी भी हमारी पूरी होगी और आप देखेंगे सबको 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। सर आपके विभाग से जुड़ा ये एक फैसला पूर्व में लिया गया है, उसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर 21 किया जाएगा। किस तरह से ये होंगी, क्या उसमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ तो नहीं है? और आपको क्या लगता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा अगर 21 साल मिनिमम एज जो है शादी की हो? नहीं, जो भी कोई जब हम किसी चीज़ को कानून के रूप में बनाना चाहते हैं तो एक्ट बनाया जाता है। उससे पहले बिल तैयार किया जाता है। जैसे अब हमने ये किया, बिल तैयार किया, भाई हम बच्चों को अधिकार दे रहे हैं ताकि उनको ये ना लगे कि हम उनको भीख दे रहे हैं। ये उनका अधिकार होगा, सरकार का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार से जब भी हम किसी एक्ट को बनाते हैं ताकि कानून शेप ले तो बिल तैयार होता है। इसका भी बिल मेरा डिपार्टमेंट ही मैं ही स्वयं तैयार करूँगा। और ये आजकल के हालात को देखकर, परिप्रेक्ष्य देखकर, सोसाइटल चेंजेस को देखकर किया जा रहा है। ये समय समय पर हर चीज़ बदलती रहती है। आप देख रहे हैं द एज which people used to think अभी 70, 60, 80 used to watch a very this thing। अब ये इसको कई बार 60 को तो आप यंग एज ही समझिए आजकल के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये सब एजेस समय समय पर बदलती रहती हैं। ये कानून इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, उसके लिए बिल तैयार किया जाए, मेरा डिपार्टमेंट करेगा।
सर, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और जो इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हेली एम्बुलेंस की कई बार चर्चा रही है। इनको किस तरह से सुधार इसमें आपको लगता है, और सुधार होना चाहिए, बड़े इलाज भी यहाँ पर होने चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा मेरा मेरा भी फोकस यही है कि हम किस प्रकार से वो जो दौड़ है लोगों की जो यहाँ तक आने की, भाई अब मान लो किसी को चौपाल के अगले क्षेत्र से आना है या लाहौल स्पीति के अगले क्षेत्र से आना है और उसको बेचारे को टांडा या शिमला पहुँचना पड़े, तो सचमुच में बड़ा सॉर्ट ऑफ चुनौतीपूर्ण काम होता है। हमारे तो रोडू का ही लोग जो शिमला तक आएंगे या जो चौपाल से सोलन तक भी आएगा, उन सबको आने में, वहाँ पे ठहरने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नज़दीक के हॉस्पिटलों, जिनकी जो मैंने अब तक 69 हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान ऐसे स्थान पे हम कर रहे हैं। हर एक विधायक ने अपनी जगह खुद चिन्हित की है और वो हमारे पास लिस्ट बना दी गई। जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र का नेक्स्ट टू एयरपोर्ट शायरी बंगलो है, हम वहाँ पे 6 विशेषज्ञों को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ समय तो लग रहा है, परंतु जब जो कोई प्रोग्राम मन में आ जाता है उसको हम करते हैं। और वहाँ अच्छे उपकरण, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखी जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें, मैं हमारे डायरेक्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ खुद गए, फिर उन्होंने देखा कि जब उन्होंने देखा अधोसंरचना तो बनी हुई है, हाँ जिन जगहों में अधोसंरचना बनानी है वहाँ में थोड़ा पैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज की बिल्डिंग बनानी है, सॉर्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बनानी है, सर्टनली यू नीड मनी। लेकिन जहाँ पे बनी हुई है उनमें सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में अपनी मैन पावर को लाना है, अपने डॉक्टर्स को लाना है, पैरामेडिक्स को लाना है, नर्सिंग ऑफिसर को लाना है, अच्छे उपकरण देने। और इस प्रकार से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 69 जब हमारे हो जाएंगे अगले 1.5 या 2 सालों में, तो आप देखेंगे वो इतने दूर शिमला या धर्मपुर या टांडा या कुल्लू को नहीं आएंगे लोग। अब अपने स्थान नज़दीकों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी। और मेरा अपना मानना है कि यही एक रियली स्पीकिंग ऐसा होगा कि लोगों के मन में, एक तो सबसे बड़ी बात, इतनी दूर आना, रहना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना, जिस आदमी ने लुक आफ्टर करना उसको भी दिक्कत होती है। इन सब को कट डाउन करने के लिए नंबर 2 हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम WHO से या किसी भी एजेंसी से, मैंने स्वयं मांडविया जी से बात की है, जो मैं समझता हूँ बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, उनसे मैंने कहा है कि हमें अगर 6 गाड़ियाँ भी मिल जाए जिसमें हम मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन और जो ज़रूरी चीज़ें हैं आगे तक हम भेज दें, 2 या 3 या हफ्ते में या 1 महीने में एक बार भी ऐसे क्षेत्रों का हम करेंगे और वो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में लोकेट किए जाएँ। इस प्रकार की गाड़ियों को हम मोबाइल सॉर्ट ऑफ वैन के रूप में ले जाएंगे और लोगों को घर बार पर नज़दीक से नज़दीक सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हमारा एक प्लान है। आई होप वी सक्सीड इन इट। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, और इन्होंने कहा कि जो 1 साल में काम किए गए हैं, आपदा थी उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश की। जो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है उसको बढ़ाया गया है, और स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें तो उसको अपग्रेड करने की दिशा में भी लगातार काम हो रहे हैं, और दूर दराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।